मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ खुशी से अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंस में रहना है। तो बच्चों, जब ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ही आवश्यक हो घर से निकलना, तभी घर से निकलिएगा। अदरवाइज अपने पेरेंट्स के साथ अपने घरों में रहिए और घर से ही अपनी पढ़ाई कीजिएगा। बच्चों, मैं विष्णुकांति आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ और एसएसटी की क्लास में आज हम राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम से आपको एसएसटी की क्लास में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, क्यों आए, उनकी क्या आवश्यकताएं थी, जिनको पूरा करने के लिए वो हमारे देश यानी भारत में आए। तो चलिए विस्तार से देखते हैं इसके बारे में। बच्चों, सबसे पहले हेडिंग है, वैसे अगर देखा जाए तो 8 क्लास का लेसन है, लेकिन किसी भी क्लास के बच्चे इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर एक बार इसे अच्छे से समझ गए तो बच्चों, किसी भी क्लास में आप हैं, आपकी हिस्ट्री से संबंधित ये टॉपिक आपका अच्छा से तैयार हो जाएगा। देखिए बच्चों, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उनकी क्या ऐसी आवश्यकताएं थी जिनकी पूर्ति हेतु वो भारत में प्रस्थान की। तो भारत में आने का मेन उद्देश्य था कि यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा होता था और रेशम अच्छी किस्म का होता था। लेकिन बच्चों, सिर्फ इतना तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सिर्फ रेशम और कॉटन की वजह से हमारे देश में नहीं आए। हमारे साउथ में मसाले बहुत अच्छे होते हैं, मसालों की वजह से उनकी सुगंध, उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और सिर्फ यही नहीं कि वो सुगंध और खुशबू के लिए हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ के मसालों से, चूँकि वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो लोग मांस मदिरा का सेवन बहुत करते हैं। तो मांस में अगर, मीट में अगर वो मांस में हमारे मसालों को मिक्स करके रख देते थे तो महीनों तक उनका मांस जो है वो खराब नहीं होता था। इस वजह से भी वो हमारे देश में आए और यहाँ से कम कीमत पे मसाले खरीद करके ले जाते थे और उसके बाद वो यूरोप में जा कर के बहुत अच्छा मुनाफा उससे उनको मिलता था। इस वजह से वो हमारे देश की ओर और ज़्यादा आकर्षित हुए। बच्चों, हमारे देश में किस माध्यम से वो आए, क्या ऐसी कौन कौन से ऐसे रास्ते थे जिनकी वजह से, जिन रास्तों पे चल करके वो हमारे देश में आए। तो बच्चों, उस टाइम पे वायुयान होते नहीं थे और हमारे देश में सड़क परिवहन भी इतना विकसित नहीं था। हमारे देश में क्या, पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे वर्ल्ड में, तो सड़क परिवहन जो है वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं था। उस टाइम पे यूरोप के जो नाविक थे, जो नाव चलाने वाले नाविक हुआ करते थे, वो नाव के माध्यम से समुद्री मार्ग से दूसरे देशों की खोज करते हुए वो हमारे देश में आए और अन्य जगहों की भी खोज उन्होंने की। लेकिन हमारे देश में एक प्रमुख फसल जो मसाले थे, उनकी वजह से विशेष आकर्षित हुए हमारे देश की। बच्चों, हमारे देश में जब आए अंग्रेज, उनके आने का रास्ता क्या क्या था, तो हम एसएसटी में पहले 3 रास्तों की बात करते हैं। तो पहला मार्ग था, प्रथम मार्ग उनका था फारस की खाड़ी से होता हुआ इराक, तुर्की और वेनिस होते हुए जिनेवा की साइड, वो जिनेवा की तरफ रुख करते थे। इन रास्तों से, इन मार्गों से होकर के वो यूरोप, एशिया की तरफ आते थे, यूरोप से एशिया की तरफ आते थे। उसके बाद बच्चों, दूसरा मार्ग है लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया। लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया की तरफ वो जाते थे। तो बीच में क्या मिलता था, वेनिस और जिनेवा जैसे देशों में वो व्यापार करते हुए आगे बढ़ते थे। बच्चों, इसके बाद देखते हैं तीसरा मार्ग कौन था, मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए जाते थे। बच्चों, अगर उस टाइम देखा जाए तो ये जो हमारे देश में आए थे लोग व्यापार करने के लिए, या फिर वर्ल्ड में अनेक जगहों पर जब ये व्यापार करने के लिए जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये कोई राजे रजवाड़े थे, राजाओं के पुत्र थे, ऐसा भी नहीं था, राजाओं के मंत्री थे, ऐसा भी नहीं था। बच्चों, ये नाव चलाने वाले नाविक हुआ करते थे जो व्यापारी के रूप में अनेक देशों की खोज कर डाले। उस टाइम पे एक ऐसा क्रैश जैसा था कि हम जाएंगे और वहाँ से इतना सारा सामान खरीद करके लाएंगे और अपने देश में बेहतर मुनाफा कमाएंगे। एक दूसरे को देख करके
अनेक यूरोपीय देश के लोग यहाँ पर व्यापार करने की होड़ सी लग गई और एक के बाद एक व्यापारी हमारे देशों में, अनेक देशों में व्यापार करने के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमने लगे। जहाँ पर उन्हें अच्छा किस्म की चीज़ें मिलती थी और कम रेट पे मिलती थी, उन देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे उपनिवेश बनाने के बाद जैसे जैसे उनका व्यापार आगे बढ़ता गया, उपनिवेश बनाया, राजतंत्र पे पूरा अपना अधिकार कायम कर लिया। इसके बाद देखिए बच्चों, तो भारत में आने का क्रम क्या था। सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे। 1498 में गोवा के पास आए थे और राजा जमोरी ने उनका अच्छे से बहुत भव्य स्वागत किया था। उसके बाद फिर आए डच। राजा जमोरी साउथ के राजा थे, हमारे देश के राजा थे। उसके बाद फिर डच आए। डच 1600 ईस्वी में आए बच्चों। पुर्तगाली 1498 में यानी 1498 में हमारे देश में आए। और डच लोग जो थे वो 1600 में आए। कुछ किताबों में मिलता है कि 1602 में आए थे। बच्चों टाइम के लिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद फिर अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेज़ों को कुछ किताबों में मिलता है कि 1600 में आए, कहीं कहीं मिलता 1602 में आए। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, 1600 भी सही है, 1602 भी, क्योंकि बहुत सारे राइटरों ने 1602 लिखा है और बहुत सारे NCERT में तो 1600 मिलेगा। बच्चों इस पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अगर 1600 है तो भी सही है, ओके। उसके बाद फिर देखते हैं हम फ्रांसीसी। उसके बाद चौथे नंबर पे फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी लोग 1664 में हमारे देश में आए। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। बच्चों ये अंग्रेजों के आने का क्रम था। इसके बाद फिर समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया और भी अब इतने लोग तो एक बार आ गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर इनके देश के जो और नाविक थे वो भी इन्हीं के आगे पीछे करके आना शुरू कर दिया, अनेक देशों की खोज करना शुरू कर दिया। तो उसमें देखा जाए तो फिर संभावनाओं के आधार पर, ऐसा नहीं है कि उनको मालूम था कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, इस मार्ग से जाएंगे तो हम भारत पहुँच जाएंगे या अमेरिका पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ संभावनाओं के आधार पे और कुतुबनुमा जो एक आविष्कारक था, यंत्र था, उसके आधार पे कि यहाँ पे कोई बस्ती है, लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसी इनको संभावनाएं मिल जाती थी। तो उसी के दिशा में वो अपना नाव चलाते हुए आगे चले जाते थे और कोई ना कोई देश उनको मिल जाता था, कोई ऐसी जगह मिल जाती थी। तो इसी प्रकार से ये संभावनाओं के आधार पे देशों की खोज करते चले गए। इसके बाद बच्चों अगर देखा जाए तो यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी, यूरोप में जो और भी राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके राजा और उनकी रानियां जो थी, उनको धन, धर्म और ध्वज इनके लालच देने लगे नाविक लोग कि अगर हम वहाँ जाएंगे, सपोज हम भारत जाएंगे तो बहुत सारा धन, वहाँ से हम बहुत सारा सामान कम कीमत पे खरीद के लाएंगे और यहाँ ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और हम आपको बहुत सारा टैक्स देंगे। तो धन का लालच दिया उन राजा और रानियाँ जो हुआ करती थी, उनको बहुत सारा पैसे का लालच दिया। उसके बाद बच्चों धर्म का, कि हम अपने देश से दूसरे देशों में जाएंगे, वहाँ हम अपने धर्म का यानी ईसाई धर्म का हम प्रचार करेंगे वहाँ पे और हमारे धर्म का विकास होगा, पूरे विश्व में हमारे धर्म का विकास होगा, हमारे धर्म की ख्याति होगी। इस प्रकार से राजा महाराजा को समझाए। उसके बाद फिर ध्वज का लालच दिया कि हम अपने देश से जाएंगे, अपना झंडा लेकर के जाएंगे, अनेक देशों में अपना झंडा फहराएंगे और वहाँ को अपना उपनिवेश बनाएंगे, उन जगहों को अपना उपनिवेश बनाएंगे। और बच्चों जहाँ जहाँ हमारा उपनिवेश हो जाएगा तो राजाओं को समझाया कि वहाँ तक हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे झंडे की पहचान होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा रजवाड़े जो थे उन सभी को अपनी बातों से प्रभावित किया, उन नाविकों ने, व्यापारियों ने। उसके बाद फिर क्या हुआ? सपने दिखाए और उसके बाद फिर क्या हुआ? राजाओं के, यूरोप के राजा जो थे इन नाविकों का खर्च भी वहन करने लगे। उनसे खुश हो गए, भाई इतना सारा टैक्स उनको मिलेगा, इतना पैसा मिल रहा था। तो इन सभी बातों से राजे रजवाड़े
जो है वो खुश हो गए। और बच्चों जब वो खुश हो गए तो बहुत सारा खर्च, इनको पैसा, अपने पैसे पे ये दूसरे देशों को भेजने लगे कि आप जाओ वहाँ पे व्यापार करो, हम आपके खर्च, पूरा आपका खर्च हम वहन करेंगे, आप जाइए। तो इस प्रकार से वहाँ से राजा रजवाड़े जो थे वो नाविकों को दूसरे देशों में भेजने लगे, क्योंकि हमारे देश के नाविक अगर व्यापारी दूसरे देश में जाएंगे तो बहुत सारा धन वहाँ से खरीद के लाएंगे, और जब बहुत सारा धन खरीद के लाएंगे तो उसमें हम सबका फायदा होगा। इस प्रकार से फिर देखा जाए तो इन नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज की। कुतुबनुमा एक यंत्र था बच्चों, उसकी सहायता से ये नाविक जो हैं वो अनेक रास्तों की खोज कर डाले। तो इधर बच्चों सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली जब आए, आपको मालूम होगा कि 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। और बच्चों पुर्तगाली आए, उन्होंने गोवा दमन द्वीप पर अपने कोठी बनाई, अपनी फैक्ट्रियां लगाई, सामान खरीद करके और वहाँ पे बेच रहे। उसके बाद बच्चों गोवा दमन द्वीप पर उन्होंने अपने फैक्ट्री लगाई, अपने गोदाम बनाए जहाँ पर माल खरीद करके वहाँ इकट्ठा करते थे। उसके बाद फिर वो नाव के माध्यम से अपने अपने देशों को ले जाया करते थे। बच्चों इसके बाद देखिए, वास्को डी गामा के भारत पहुँचने पर हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे अनेक देशों के नाविक जो व्यापारी थे वो भी लालायित हुए। उनके अंदर होड़ लग गई कि वहाँ पे इतना अच्छे किस्म का मसाला मिलता है तो हम भी उस देश में जाएंगे और वहाँ से मसाला खरीद करके लाएंगे, अपने यहाँ बाज़ारों में बेचेंगे तो हमें बेहतर मुनाफा मिलेगा। तो इस प्रकार से हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के लोग भी हमारे देशों की तरफ रुख करने लगे। उसके बाद फिर व्यापार में भारी मुनाफा कमाने के लिए अंग्रेज, ऐसा नहीं है यूरोप के सिर्फ अंग्रेज नहीं, और भी ऐसे व्यक्ति आए और भी ऐसे लोग आए जिन्होंने साम दाम दंड हर प्रकार से अगर देखा जाए सभी तरीके उन्होंने अपनाए हमारे ऊपर अपना अधिकार करने के लिए। लेकिन उनमें से अंग्रेज कुछ ज़्यादा ही थे। जिस प्रकार से कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हर तरह का साम दाम दंड भेद, यानी एक दूसरे को आपस में लड़ाना और दूसरे देशों के लोगों को उनकी कमियां बता करके राजाओं के प्रति भड़का करके उनको हमारे देश से निकलवा दिया और अपना खुद स्वयं हमारे देश को अपना उपनिवेश बना लिया। बच्चों अगर इस प्रकार से देखा जाए तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला राजदूत कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 में अंग्रेज राजदूत था और हमारे जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद फिर सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। सर टॉमस रो बच्चों दूसरा व्यापारी था, दूसरा राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में गया था। और जैसे ही बच्चों वहाँ गया, वहाँ पर उनकी शान और शौकत, राजा की शान शौकत, जहांगीर की शान शौकत देख करके, राजमहल, भव्य राजमहल को देख करके इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ। फिर उसने क्या किया, उसने अपने अंग्रेजी दस्ताने उनको गिफ्ट में दिए, भेंट में दिए। और उसके बाद इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी, बच्चों आपने कहीं मूवी वगैरह में देखा होगा कि अंग्रेज किस प्रकार की बग्घी में बैठते थे, राजा वहाँ की जो महारानी हुआ करती थी वो किस प्रकार की बग्घी में बैठती थी। तो वो बग्घी जहांगीर को उपहार में दिया, कैप्टन हॉकिंस ने उपहार में दिया। और इसके बाद राजा जहांगीर जो था वो खुश हो गया और उसने पूरे देश में, कैप्टन हॉकिंस को पूरे देश में एक फरमान जारी किया कि आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि जब राजा खुश हो जाता है तो उसे जो मांगो वो देता है। तो इस प्रकार से जहांगीर खुश हुआ और उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति पत्र दे दिया। तब क्या हुआ, राजाओं के मन में एक आशा रहती थी उस टाइम पे कि अगर हमारे राज्य में व्यापार बढ़ेगा, अगर हम टैक्स को कम कर देंगे तो हमारे राज्य में व्यापार बढ़ेगा, और जब व्यापार बढ़ेगा तो बहुत सारा खजाने में पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा खजाने में तो हमारा खजाना समृद्धशाली होगा, हमारा राज्य समृद्धशाली होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अनुमति दे दी कम टैक्स पे व्यापार करने की। और जब टैक्स कम होगा तो बहुत सारे व्यापारी हमारे देश की, हमारे राज्य की ओर उन्मुख करेंगे, राज्य की ओर आएंगे और यहाँ
व्यापार जो है बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। ये राजाओं के मन में एक संभावना रहती थी कि हमारा राज्य जो है विकसित होगा, हमारे राज्य की बहुत विकास होगा, यहाँ का व्यापार उन्मुख होगा, व्यापार बढ़ेगा तो हमारा राज्य जो समृद्धशाली होगा। तो ये इन आशाओं के साथ जो राजा हुआ करते थे वो खुशी से फरमान जारी कर दिया करते थे उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज हमारे यहाँ बिल्कुल व्यापारी के रूप में थे, वो कोई भी हम लोगों को तंग नहीं करते थे, हमारे देशवासियों को तंग नहीं करते थे बिल्कुल भी, वो सिर्फ एक व्यापारी के रूप में थे। और इसके बाद करों में छूट, उसके बाद फिर आकर्षित होंगे, राज्य खूब फूलेगा। और इसके बाद क्या किया, राजाओं की सहमति से हमारे देश में जगह जगह समुद्र के इलाकों में जहाँ जहाँ पोर्ट उतरने के, जहाँ जहाँ नाविक को उतरने के हुआ करते थे पोर्ट, वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे व्यापारी लोग आते थे उन्हीं के आसपास राजाओं की अनुमति लेकर के, बच्चों राजाओं की बिना अनुमति के अंग्रेज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन राजाओं की अनुमति लेकर के उन लोगों ने जगह जगह गोदाम बना लिए। और क्या हुआ, पूरे देश में रेलवे लाइन बिछाई गई, तो पूरे देश से सामान खरीद करके, कॉटन खरीद करके, नील खरीद करके, जो भी सामान वो ले जाते थे, मसाले वगैरह, वो पूरे देश में से भ्रमण करके वहाँ से खरीद करके इकट्ठा करते थे और अपनी गोदामों में जमा कर लेते थे। और गोदामों में जमा करने के बाद वो नाव के माध्यम से अपने देशों को यानी यूरोप साइड को ले जाया करते थे। बच्चों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो धनी व्यापारियों ने क्या किया उस टाइम पे, अगर किसी व्यापारी के पास पैसा कम हो जाए और सामान खरीदने के लिए सामान उसे अच्छी मिल रही है, कम रेट पे मिल रही है, तो क्या होता था उस टाइम पे, बहुत सारे व्यापारी जो धनी होते थे उन्होंने अपने अपने बैंक खोल रखे थे। अगर आपके पास पैसा कम होता तो उधार उनसे लेकर के सामान खरीद लो, लेकिन अगर आपको सामान मिल रहा है, अच्छे रेट पे मिल रहा है, तो आप उसे खरीद लो और यहाँ से ले जाओ, वहाँ पर बेचना, उसके बाद दोबारा आना तो उनका पैसा मैं ब्याज के उनको वापस कर देना। बच्चों इसमें क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं, इस लेसन में क्वेश्चन भी बनते हैं। पहले अभी मेरे से एक गलती हो गई थी, जो अंग्रेजी दस्ताने और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी, जिस राजदूत ने हमारे सम्राट जहांगीर को दिया था, मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था, उसका नाम कैप्टन हॉकिंस नहीं था बच्चों, सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो जब दोबारा आया था, सर टॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में, तब उसने जहांगीर के यहाँ की शान और शौकत से देख करके बहुत प्रभावित हुआ था और सर टॉमस रो ने उस टाइम पे जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने और अंग्रेज जो इस्तेमाल करते थे बग्घी, उसको हमारे जहांगीर जी को दिया था, गिफ्ट में दिया था, उपहार दिया था। इसके बाद फिर अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इस लेसन में बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? बच्चों अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इसके बाद भारत में आने वाला कोलंबस, अमेरिका की खोज बच्चों कोलंबस ने की। उसके बाद फिर भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बच्चों वास्को डी गामा था जो भारत में आया था सबसे पहले। तो क्या नाम था? वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल का यात्री था और सबसे पहले भारत में आया था। उसके बाद फिर लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। वो कौन सा ऐसा यंत्र था जिसके उपयोग से लंबी दूरी की यात्राएं और सही डायरेक्शन में जाएं, इसका वो गाइड करता था? तो उसका नाम था कुतुबनुमा। कुतुबनुमा एक बच्चों यंत्र था जो नाव में लगा होता था, जिसके माध्यम से सही डायरेक्शन मिल जाता था और व्यापारी आसानी से अपने मार्ग तक, अपने स्थान तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। बच्चों इस प्रकार अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपीय यात्री जो था वास्को डी गामा था। अब दोबारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो बच्चों वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था और 1498 में भारत आया था। पुर्तगाल का था।
1498 में भारत आया था बच्चों। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? तो बच्चों प्रथम राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। आप इसे पहले पढ़ चुके हैं, कैप्टन हॉकिंस। बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर था। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपको नोट्स दे दूंगी, और उस नोट्स से आप अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार लेंगे, नोटबुक में कर लेंगे, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पूरा समझ में आया होगा। जहाँ भी कहीं कहीं क्वेरी बचती है, आपको कोई डाउट लगता है, तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बच्चों आप लोग लाइक नहीं करते। अब देखो वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सभी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद, सारा सामान कलेक्ट करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब हम लोग आपको वीडियो बना के देते हैं तो उस पर कम से कम एक लाइक तो आप लोग कर सकते हैं। लाइक करेंगे अगर आप लोग तो हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक पे बेहतर वीडियो आपको बना के दें। क्योंकि वीडियो के माध्यम से जब आप समझते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको समझ में आ जाता है, और समझ में आ जाएगा तो फिर नोटबुक में उतारेंगे। उसके बाद जब आपका पेपर होगा तो बेहतर तरीके से आप उसे कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और बच्चों यही नहीं, जब आप अच्छे से लिख पाएंगे तो नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे, जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएंगे। थैंक यू बच्चों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और बेटा पास में लगे हुए घंटी को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो क्लास स्टार्ट हो या आज की क्लास कल दी जाए तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप बेल को भी प्रेस कर दें। और बच्चों कोशिश करिएगा कि जितने भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं सबके पास ऐसे वीडियो शेयर करिए, जिससे कि SST में सबके नंबर अच्छे आए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।